प्रेजेंट डे पाकिस्तान के एरियाज जो हैं पंजाब और सिंध, वहां पे इस्लाम विद द इम्पैक्ट पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, और जो है एरिया केपी के और बलूचिस्तान का, वहां पे इस्लाम आ गया सुल्तान महमूद गजनवी की थ्रू। जी, अगर आप गौर करें अपने पेजेस पर, सामने एक चीज लिखिए, अलग पेज पे एक लिखिए, मैं आपको ऊपर लिखिए लाहौर रेजोल्यूशन ओब्लिक पाकिस्तान रेजोल्यूशन। दानियाल इमरान लिखते हैं LMAO, इसका क्या मतलब है दानियाल? किस चीज का एब्रिविएशन बनाया आपने ये? चलें, फिलहाल आप ये लाहौर रेजोल्यूशन के अल्फाज लिखिए। It is the considered view of this session. It is the considered view of this session of AIML, यानी All India Muslim League. It is the considered view of AIML that the northwestern, अंडरलाइन कर लीजिएगा हल्का सा, that the northwestern and northeastern, इसको भी अंडरलाइन कर लें, नॉर्थ ईस्टर्न को छोटा सा, northwestern and northeastern areas of the subcontinent, areas of the subcontinent where the Muslims are in majority, where the Muslims are in majority, should be consolidated, should be consolidated to form independent states, to form independent states। ये independent states को भी अंडरलाइन कर लें लफ्ज को, to form independent states where constituent units would be sovereign, where constituent units would be sovereign। ठीक हो गया जी हसन साहब? जी सर। इस पर जरा सा गौर करें। फर्क ज़ेब कहते हैं वॉइस इज नॉट कमिंग। भाई वॉइस क्यों कमिंग नहीं हो रही? भाई वॉइस को पूछे एडमिन भाई। जरा सा बोर्ड फोकस करेंगे। हसन बोर्ड सही नजर आ रहा है? जी सर, क्लियर। देखिए मैं क्या करने लगा हूं, ये मैंने लिखा एक अदद सी। देखा आपने सी कैसे लिखा मैंने? बोर्ड फोकस कर। ओके, ये सी लिख दिया मैंने। लिखा गया जी, आसान काम है, मुश्किल तो नहीं कोई? नो सर, राइट। ये सी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इससे मैंने शुरू किया, ऐसे पेन को लेके गया और इसके बिल मुकाबिल ऐसे इसको यहां तक ले आया जी। एनी प्रॉब्लम? नो। पहले सिर्फ सी पे कंसंट्रेट करें, उसके बाद देखें उसके ऊपर मैंने एक टेढ़ा सा ऐसे बॉक्स नुमा बनाया जिसका निचला लाइन जो है, निचली लाइन नहीं है। अब इसको सीधा मैंने ऐसे किया लाइक दिस। अब मैं यहां उल्टा सी लिखूंगा, लेकिन फर्क ये है कि सी के यहां बीच में एक वर्टिकल लाइन भी छोटी सी लेके आऊंगा और इसके पैरेलल इस सी को मैं बाहर तक ले आया। सीधी लाइन ये गई और इसके साथ साथ यहां पे लाके इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। ये क्या बन गया हसन? सर मैप ऑफ पाकिस्तान। मैप ऑफ प्यारा पाकिस्तान, जिसपे जान भी कुर्बान 14 अगस्त आ जाए तो फिर बाजे उठा के जिना के मकबरे पे पहुंच जाए। भाई जिना भी परेशान हो जाए। और मैंने किन को आजादी दे दी भाई? एक वो सर उस बंदे को ढूंढे जिसने बाजा बनाया था।
ये बात भी ठीक है यार, आपने बड़ी दुखती रग पकड़ी है कि वो बंदा ही पकड़ लो जिसने, मैं कहता हूं वो बंदा क्यों ना पकड़े जिसने इम्तिहान बनाए थे, एग्जाम, है ना? सर जिसने बहुत सर ये डिजाइन किया था ये पेपर एफपीएससी का लाइक पैटर्न। हाँ देखें वो फिर उसको आप ना कहें जिसने एफपीएससी का पेपर पैटर्न डिजाइन किया, क्योंकि बुराई तो फिर बढ़ती चली जाती है ना, आप बुराई को जड़ से पकड़े जहां से पेपर शुरू हुए थे ना, वहां से। ठीक है जी, लो जी मैंने बना दिया प्यारा पाकिस्तान। प्यारे पाकिस्तान के साथ ही मैंने ये एक वी जिस तरह लिखते हैं ना उस तरह नीचे लेके आया। फर्क सिर्फ ये है कि वी का ये जो दूसरा मैं लेके जा रहा हूं, दूसरी लाइन यहां से जाके मैंने इसको जरा सा बाहर की तरफ कर दिया है, यहां तक लाया और यहां लाके मैंने बना दिया जी बंगाल। ओके हसन? ओके सर। ये बन गया जी सब कॉन्टिनेंट। जी सर। सब कॉन्टिनेंट में ये जो डॉटेड एरियाज में बना रहा हूं, पहले तो ये ढूंढते हैं ना कि इसमें रेजोल्यूशन के अल्फाज क्या हैं। अभी मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा, मैंने पढ़ाना है अभी, आपको लेक्चर शुरू करना है मैंने अभी मैं सिर्फ एक और चीज की बैकग्राउंड बना रहा हूं। जरा जो अंडरलाइन कराए अल्फाज वो बताना हसन। सर ये है नॉर्थ वेस्टर्न जी, नॉर्थ ईस्टर्न हाँ जी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हाँ जी, और बीच में अगर आप जहन में ले आए कौन से नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट में मुस्लिम मेजोरिटी वाले। ठीक जी है, सर। अच्छा तो पहले नॉर्थ वेस्टर्न ढूंढते हैं। देखिए ऊपर होता है नॉर्थ, ये साउथ नीचे इधर ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, तो नॉर्थ ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट का ये आ गया जी नॉर्थ वेस्टर्न प्रेजेंट डे पाकिस्तान, और ये प्रेजेंट डे बांग्लादेश जो है ये हो गया जी नॉर्थ ईस्टर्न। समझ आ गई जनाब? जी सर। तो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न प्रेजेंट डे पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्टर्न प्रेजेंट डे बांग्लादेश, ये क्या कौन से एरियाज हैं जी? क्या कहा इनको हमने रेजोल्यूशन में हसन? सर मुस्लिम मेजॉरिटीज एरियाज। जी सर। अच्छा फिर इन पे बाकी बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ये क्यों हैं। ये देखिए ये जो मैं डॉटेड एरिया बना रहा हूं सारा प्रेजेंट डे सिंध और पंजाब का, यहां पे इस्लाम आ गया मोहम्मद बिन कासिम की वजह से। ये है जनाब सिंध और पंजाब का एरिया जहां पे मोहम्मद बिन कासिम की वजह से इस्लाम आ गया था, फैलता चला गया था। ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम सिंध एंड पंजाब बिकेम द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। डन हो गया? यस सर। नॉर्थ वेस्टर्न की बात हो रही है अभी सिर्फ। तो यहां पे केपीके और बलोचिस्तान में जो इस्लाम है वो हमें आता हुआ नजर आ जाता है, किसकी वजह से जी? सुल्तान महमूद गजनवी के गजनवी की वजह से। ओके हो गया। अच्छा जी, अब पहुंचे नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है दैट इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश। ये देखिए जनाब यहां पे इस्लाम आ जाता है, अभी लाएंगे यहां पे इस्लाम, अभी हम लाई नहीं है, अभी हमने यहां तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न तक पढ़ा है। ओके। तो ये मैप को अब आप देखेंगे तो आपको समझ आनी शुरू होगी कि नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न areas of the subcontinent where the Muslims are in majority should be consolidated to form, अगला लफ्ज पढ़े अंडरलाइन हुआ आसान सर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। आखिर वाले एस पे कंसंट्रेट कर दें सारा, इंडिपेंडेंट स्टेट्स। स्टेट नहीं है, स्टेट्स। यस, यही तो कहता था शेख मुजीब। हसन कौन था शेख मुजीब? सर शेख मुजीब जिसने लीड किया था बंगाल के एरियाज में मैक्सिमम सीट्स पे। शाबाश, वरना एक शेख साहब हुआ भी तो होते हैं ना मशहूर हैं जो बड़े, ठीक है ना जी वो तो और कहते हैं ना एक शेख साहब फौत हो गए ना, बड़े कंजूस आ गए, से बातें बनी हुई है, बड़े कंजूस आदमी थे। तो उन्होंने वो जो घी की बोतल है वो उन्होंने बंद करके रखी हुई थी बड़ी सख्ती से। तो घर वालों को कहते थे कि रोटी पे घी लगाना नहीं, खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बोतल पे रोटी ना ऐसे राइट लेफ्ट करके कर लिया करो ताकि समझो कि घी लग गया।
तो बहरहाल फिर वो एक दिन वो फौत हो गए। तो जो बड़ा बेटा था उसने वो घी की बोतल अलमारी के अंदर रख दी, अलमारी को बंद किया, ताला लगा दिया और सबको घर वालों कहा कि अब ये जो ताला है ना, सिर्फ इससे रोटी रगड़ के समझ लिया करो घी लग गया है। और साथ एक तारीखी जुमला बोला कि हुन अब्बा जी वाले टाइम वालियां मौजा मुक गई। ठीक है जी। अच्छा जी। तो शेख मुजीब कौन था? अवामी लीग का सरबराह था, बांग्लादेश इसने बनवाया। वो क्या कहता था? उसके 6 पॉइंट्स थे। उसके 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी था कि टू फॉलो लाहौर रेजोल्यूशन इन द लेटर एंड स्पिरिट। तो लाहौर रेजोल्यूशन की शिक क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, स्टेट नहीं है। समझ आई आसान कोई चीज? जी सर, राइट। ये है लाहौर रेजोल्यूशन। जरा मैंने आपको इसका मैप पे दिखाया कि क्या सिलसिला बनता है। नॉर्थ वेस्टर्न प्रेजेंट डे पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्टर्न प्रेजेंट डे बांग्लादेश। ये है जनाब लाहौर रेजोल्यूशन का थोड़ा सा तारफ। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न वाला हमने तो चेक कर लिया कि इस्लाम यहाँ कैसे आ गया, ड्यू टू द वैल्यूएबल एफर्ट्स ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी एंड मोहम्मद बिन कासिम। अब हमने आज देखना है कि हाउ इस्लाम वेंट टू the northern part of subcontinent which is present day Bangladesh। ओके, देखिए जी चक्कर क्या है कि मैंने टाइम स्लॉट्स आपको नोट कराए थे। 1027 तक अभी हमने कवर किया आसान। यस जी सर। 1027 से आगे चले तो आपके पास टाइम स्लॉट जा रहा है 1192 तक। राइट सर। इसमें 1192 गजनवी की जो आल औलाद थी, they kept on ruling the various different areas of subcontinent। और उनमें मसूद था, फिर एक लड़का महमूद था, एक बहराम था। they kept on ruling subcontinent, but with the passage of time they started becoming weaker and weaker। कमजोर से कमजोर होते चले गए। लाइक लोग ऊपर नहीं पहुंचे तो वो फिर कमजोर होते चले गए। अच्छा जी, एक बात है, फिलहाल मैं आपको प्रेजेंट डे पाकिस्तान की सरहद से जरा बाहर लेके जा रहा हूं जी। ये है जनाब अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, और ये अफगानिस्तान में जगह मैंने बना दी गजनी। ये बात गजनी आ गया। अफगानिस्तान गैर लोगों की जमीन है भाई, बहादुर लोगों की जमीन है। आपको मालूम होगा कि अंग्रेज ने कितने सारे एरियाज पे कब्जा कर लिया था सब कॉन्टिनेंट पे, लेकिन अफगानिस्तान वालों ने अपनी जमीन पे कब्जा नहीं करने दिया। दे आर ब्रेव पीपल। और उनकी जमीन पे जब तक उनका एक बच्चा भी जिंदा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनपे 2001 में अमेरिका के पास जितने एटम बम थे सारे फेंक, जितने एटम बम कह रहा हूं, जितने बम थे, मिसाइल थे, सारे हर तरह का फेंक के देख लिया। लेकिन दिलेर लोग हैं, बैठे रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मिसाइल आके गिरा है, सारे खाना वो मिसाइल से डर नहीं रहे। वो कहते यार रशिया सारा खाने में मिट्टी डाल दिया, खबीस का बच्चा पता चखा ना जरा इनको। वो डरती नहीं है मौत से। सर मैं यहाँ पे एक चीज कोट करना चाहूंगा यहाँ पे इस बात पे। सर एक हमारे मशहूर ISI के हैं, मतलब पास्ट के वो थे, जनरल थे, कर्नल मुजाहिद के नाम से। और उनका एक बहुत बड़ा एक पूरा कॉलम सीरीज भी चली थी, उन्होंने अपना पूरी स्टोरी बयान की थी। वो कहते हैं कि मैंने अफगान नेशन को देखा है बहुत करीब से, लाइक रशिया वार के दौरान। तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ पे हम एक मतलब एक मिशन था समथिंग लाइक दिस। तो पहाड़ के ऊपर हम खड़े हुए और मैंने दूर से देखा कि उनके छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी चादरें हिला के दूर से आने वाले एयरप्लेन्स को, मतलब वहाँ पे जो फाइटर जेट्स थे उनको वो चादरें हिला रहे हैं कि हम यहाँ पे हैं। और वो जब आते थे वो छुप जाते थे, और क्योंकि वो शेल फेंकते थे, तो जो बम के शेल होते हैं वो उस वक्त, ये 90s की बात है, उस वक्त पेशावर में एक शेल 500 रुपए का बिकता था। तो वो शेल इकट्ठे करने के लिए खाली वो बम अपने ऊपर मरवाते थे और बाद में छुप के वो फिर निकल के बाहर बम। कहते हैं जिस कौम के बच्चे सिर्फ अपने ऊपर शेल इकट्ठे करने के लिए बम मरवा सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में इस कौम को कोई सफाई हस्ती से मिटा सकता है। असूलन मैं आपको बताऊं कि तमाम मुसलमानों को इतना ही दिलेर होना चाहिए। वजह ये कि जो मुसलमान का मौत पे बड़ा
जबरदस्त ईमान होना चाहिए। अगर आपका ईमान हो मौत पे कि मौत तो आनी आनी है, तो फिर आपका डर कम से कम जरूर खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग आसाइशों में घिरे हुए लोग हैं, लग्जरियस लाइफ में घिरे हुए लोग हैं, तो जितना आप लग्जरियस लाइफ में जाते जाते, इस्लाम है दीन फितरत। ये कहा जाता है कि आप अपने घरों को कुशादा लेकिन सादा रखें, उनको इतना खूबसूरत ना बना दें कि उनको छोड़ते हुए आपको दुख हो। एक कैसा जबरदस्त हुक्म है इस्लाम के अंदर मौजूद है, दीन फितरत है ना इस्लाम। बिल्कुल। तो लेकिन हम लोग जो है उसको फॉलो नहीं करते। और लेकिन बहरहाल जी हमारे पाकिस्तान के लोग, अफगानिस्तान के लोग जो अपने मजहब के लिए, अपने मुल्क के लिए जिनमें जान देने का जज्बा होता है, पैट्रियटिज्म होता है जिनमें, वो हमेशा बहुत अजीम लोग होते हैं। अच्छा जी, बात हो रही, ये मैंने आपको मैप बना के दिखाया, ये अफगानिस्तान है, ये जगह है गजनी। गजनी कौन सी जगह थी हसन? सर जहाँ पे सबुक्तगीन साहब थे अफगानिस्तान के अंदर। सबुक्तगीन साहब? जी सर। माशाल्लाह। यार वो मर गया है, क्यों डर रहा है उससे? नहीं सर, एक्चुअली हमारे एंसिस्ट हैं ना, इस वजह से, उनकी वजह से इस्लाम यहाँ पे आया है। आज हम मुस्लिम है तो शायद उसके कहीं ना कहीं वो भी थे, उनकी भी काविश थी। तलागंग में इस्लाम कौन लाया था हसन? सर आई थिंक आई एम टू यंग टू जज इट। पाकिस्तान किसने बनाया था हसन? सर कायद आज़म अली जना। तो किताब मौजूद थे? नहीं सर। ये पहला जो आपने जवाब दिया ना, ये उसका जी जवाब है। कभी ये जवाब देते कि जी आई एम टू यंग टू कमेंट, भाई आप उस वक्त इसका 47 में आप थे, इसका मतलब आपको अपने एरिया की, स्पेसिफिकली अपने एरिया की हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है जी, सही कह रहा हूं मैं। जी ओके सर, जी, राइट। गजनी में अगर आपको याद हो कि सुबुक्तगीन की हुकूमत थी, सुबुक्तगीन से पहले वहां पे सुबुक्तगीन का आका था, मास्टर, उसका नाम था अल्पतिजिन, ALPITIGIN, अल्पतिजिन। ये जो अल्पतिजिन था, इसका गुलाम था सुबुक्तगीन, लेकिन फिर वो गुलामी से आजाद हो गया और उसका दामाद बन गया जी, सन इन लॉ। यार ये अक्सर दामाद पहले गुलाम क्यों होते हैं? पता नहीं, शायद रिहर्सल कर रहे होते हैं, मुझे नहीं पता इस बात कभी बात करेंगे। अच्छा जी, तो ये जो अल्पतिजिन वगैरह थे, इन्होंने यहाँ पे किसी जमाने में कोई फैमिलीज थी जिनकी हुकूमत थी यहाँ गजनी में ओरिजिनली, वो फैमिली थी गौरीज की। तो इन्होंने गौरीज को मार के वहां से भगा दिया, उनके बच्चे बच्चे को कत्ल कर दिया, और जनाब वो भाग गए वहां से, छुप गए कहीं जाके गौरीज, और यहाँ पे हुकूमत बना ली अल्पतिजिन वगैरह ने। फिर सुबुक्तगीन आ गया, फिर सुल्तान महमूद गजनवी आ गया, फिर मसूद आ गया, फिर महमूद आ गया, फिर बहराम आ गया, और इस तरह यहाँ पे गजनवीज की हुकूमत चलती रही। गौरीज पे इन्होंने किया था जी जुल्म, उनको मार के भगा दिया था। तो मैं क्या कहता हूँ कि एक शेर सुने अजान साहब कि किसी को पस्त ना जानो अगर तुम आज आला हो, ओए हवा का रुख बदलने में जरा सी देर लगती है। तो जरा सी देर लगी जनाब, हवा का रुख बदला, और क्या हुआ जी? ये हुआ कि वो जो गौरीज थे उनमें एक बंदा पैदा हो गया, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। उसने चुप करके कई सालों में लग के अपनी एक फौज बनाई। He was a wonderful administrator, a great general, a person full of valor, बहादुरी से भरपूर था। ये हो गए जी कमजोर गजनवी इस वक्त के साथ, वो ताकत पकड़ गया। ये मैं पाकिस्तान की सरहद के सारे बाहर की बात कर रहा हूं आपसे। जी सर। की गजनी की। सर ये गजनी की उसने जनाब अली गजनवीज पे किया अटैक। 1186 इट वाज, 1186। मुस्तफा इमरान साहब 1186 इट वाज, जिस वक्त गौरी ने गजनवीज पे अटैक किया, गजनी पे उसने कर लिया कब्जा, और फिर वो चला प्रेजेंट डे पाकिस्तान की तरफ। ही जुमला सुने, ही, ये जुमला लिखे जो मैं बोल रहा हूं, ही ऑल्सो इन्वेडेड the area of subcontinent from its northwestern border.
I repeat, he also invaded the area of subcontinent from its northwestern border. अच्छा, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को अंडरलाइन करें. अब मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है कहाँ. पहले आप खुद ढूंढें जो सब कॉन्टिनेंट बनाया हुआ है, इसमें नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ढूंढें और मुझे बताएं कहाँ है. लिखे यहाँ पे जो लिख सकते हैं, जल्दी हरी आप. एडमन भाई यार, ये कमरा बहुत बड़ा है, यहाँ इको बहुत, आवाज बहुत गूंजती है. उस्मान असलम नॉट एग्जैक्टली अफगानिस्तान. दानियाल इमरान कहते हैं इंडस वैली. दाऊद अहमद कहीं और फिर रहे हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर है. हाँ, आगे केपी के पे जा रहे हैं बात हो. ठीक है, दैट्स राइट. आगा फरहान, केपी एंड पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान. यस, पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान ना ही करें, बस केपी तक ही रहे तो भी ठीक है. हाँ जी, वेल डन. ओके जायदा फारूक, ओके हसन, ओके जी. जी सर, जी सर, राइट. यहां से वो एंटर हो गया जी गौरी सब कॉन्टिनेंट के एरिया में. जहां जहां गजनवीज का कब्जा था वहां वहां कब्जा करता चला गया. जहां हिंदू राजास की हुकूमत थी वहां भी कब्जा करता चला गया. और इस तरह 1192 में 1192 जी सर, ये जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, इसने लाहौर पे कब्जा कर लिया. लाहौर. जी नुमान इकबाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप. 1192 में इसने लाहौर पे जी कर लिया कब्जा. himself he went back to गजनी. और 1192 में लाहौर पे यहाँ वो गवर्नर बना के बिठा गया कुतुबुद्दीन ऐबक को. ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, कहां से आया है कुतुबुद्दीन ऐबक? ही वॉज स्लेव ऑफ शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी. ये पहले स्लेव था, फिर इसकी बहादुरी से और इसकी लॉयल्टी से खुश होके कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी स्लेवरी से फ्री करार दे दिया, इसको आजाद कर दिया. लेकिन वो क्या है कि इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे. ठीक है जी, सयाद कहते हैं शिकारी को. तो इतना इसने का जी रिहाई नहीं चाहिए, ये पक्का पक्का गुलाम बन गया गौरी का. हसन साहब वो कैसे बन गया होगा? यानी शादी कर ली उसकी बेटी से. ठीक है जी सर. असल में वो जी बड़े बादशाह थे, वो आई थिंक सो वो करती इसलिए थे कि वो उनकी वफादारी को देख लेते थे इतना अरसा गुजारने के बाद, तभी तो वो अपनी बेटी का रिश्ता उनके साथ करते थे कि यार इससे ज्यादा वफादार बंदा हमें शायद नहीं मिलने वाला. वफादारी और प्लस गुलामाना जहनियत. यस. ताकि हमारी बेटी का तंग ना करे और हमारा गुलाम बन के रहे. शायद ये बात होती होगी, मुझे मालूम नहीं है यार. ये अक्सर जो गुलाम हैं ये बाद में दामाद क्यों बन जाते हैं? मुझे सर 1 मिलियन क्वेश्चन. हाँ, ये इस पे थीसिस भी हो सकता है पूरा एक. बहरहाल ये एक आइडिया, इस पे सोचिए, फिर बात करेंगे इस पे कभी. अच्छा जी, तो मैं क्या बात कह रहा हूँ भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर पे भी इसका कब्जा हो गया गौरी का. लाहौर में उसने यहाँ पे बिठा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने स्लेव को, बतौर गवर्नर. और खुद वो वापस चला गया गजनी में. और लाहौर पे 1192 में गवर्नर बन के बैठ गया कुतुबुद्दीन ऐबक. 1192 से लेके 1206 तक, आखिरी टाइम स्लॉट कल मैंने जो लिखवाया था, 1192 1206 तक. ओके. नुमान इकबाल कह रहे हैं सर शहाबुद्दीन गौरी डाइड इन दीना जेलम. पूछ रहे हैं वो ये बात. भाई अभी तो जिंदा है ना, अभी मरने तो दो. मरे तो बताइए ना कहां मरा था. 1192 से 1206 तक 14 इयर्स में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या काम दिखाया कि उसने ना सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया के कुछ एरियाज पे कब्जा कर लिया, बल्कि he also took Islam to the northeastern part of subcontinent, and in this manner Qutbuddin Aibak became the first ever person who took Islam to the northeastern part of subcontinent. हसन, रेजोल्यूशन के कितने हिस्से मैंने आपको अंडरलाइन कराए थे? 2, नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट. 2 है ना? राइट सर.
जी सर, दो। इन दोनों में से एक जो है नॉर्थ ईस्टर्न, वो जी, किसका क्रेडिट है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक का। जी सर। तो एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट बताते हुए हम कुतुबुद्दीन ऐबक को इग्नोर कैसे कर सकते हैं? दैट यस इज सर। पॉसिबल। एडमंड फरख जेब साहब को आवाज नहीं ठीक जा रही, बेटे कुछ करे उनसे ऑन बोर्ड ले, उन्हें जैसी बात हो रही। ओके, अच्छा जी, ये बात मैंने आपको बताई कि 1192 से 1206 तक वो ले गए इस्लाम को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक। 1206 में क्या हुआ कि ये जो शहाबुद्दीन गौरी था, शहाबुद्दीन गौरी, जी इसने सर। क्या किया, ये जेहलम में दीना के नजदीक था और किसी एक्टिविटी में मुलव्वस था, काम कर रहा था अपना कोई, वहां पे इसको कहते हैं कि नमूनिया हो गया था, इसको बीमार हुआ और देन ही डाइड 1206 में। जब ये 1206 में फौत हो गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक who was here in Lahore as a governor, he declared himself sultan here in subcontinent। and जुमला सुने, करोड़ रुपए का जुमला, आसान कितने का? करोड़ रुपए का। करोड़ रुपए का जुमला। and he declared himself sultan here and laid the foundation of first ever Islamic state here in subcontinent। Qutbuddin Aibak, when in 1206 Shahabuddin Ghori died, so Qutbuddin Aibak declared himself sultan here and laid the foundation of first ever Islamic state here in subcontinent। इतनी ज्यादा importance, the most vital importance which is being gathered by Qutbuddin Aibak for the evolution and growth of Islam here in subcontinent, that the first ever person who took Islam to the northeastern part of subcontinent and the first ever person who laid the foundation here of first Islamic state। Okay, यस सर, राइट। डन हो गया जी। अब अगली बात ये आ रही है भाई कि 1206 से लेके 1206 में उसने ही laid the foundation of first Islamic state and laid the foundation of slave dynasty। ठीक है जनाब। ओके। एक एक ओ एडमन भाई, तुझे जुकाम हुआ हुआ यार? ओ यार, छू छू कर रहा है, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा भाई। रहा ना यार, बार गोलियां चल रही हो तो बंदा नहीं डरता, किसी को जुकाम हुआ हो साथ बैठे बंदे को तो जान निकल जाती है। ओ नहीं यार नहीं, डरा ना भाई मुझे, अब छूछा ना करी, या मेरे से कम 100 फुट दूर जाके बैठ जा। तू ऐसे कर, तू बेटे इछरे जाके बैठ जा, ठीक है, वहां से कंट्रोल कर सकता। ये जी उस्मान असलम साहब, डर तो लगता है यार बंदे को। नूरुल हुदा क्या कहती हैं जी, वो मेरी बेटी कह रही रिपीट द लास्ट लाइन सर प्लीज, स्लेव डायनेस्टी की। ओके फाइन। 1206 में व्हेन शहाबुद्दीन गौरी डाइड, तो कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान हियर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एवर इस्लामिक स्टेट हियर इन सब कॉन्टिनेंट एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी। जिस स्टेट की उसने बुनियाद रखी उसको कहते हैं स्लेव डायनेस्टी जी। 1206 से देखें साथ कौन है हमारे, हसन, हसन जी सर। जी सर। इस्लाम से जी। एक साल और एक पाइप से होती हुई बात डिटेल से आगे चल रही है और पहुंचेगी कहां? 1947 पे। चीजों को याद करना नहीं है, वे याद रखना है भाई। तो बात चली एडवेंट से, जहां उस्मान बिन अबी अल आस था, मुगीरा हिज ब्रदर, जिसको आप लोग आजकल ब्रो कहते हैं, हेलो ब्रो, ठीक है, चंगा भला ब्रदर उदासी यार तुसी ब्रो कर देता हो, मैं मर्जी आपकी, क्या कर सकते, ठीक है। अच्छा, सिस्टर होता है सिस, ठीक है, वो लग रहा है कुछ सिस्कारियां भर रहा है, तकलीफ हो रही है किसी को, ठीक है। तो ये क्या किया हसन साहब आपने? सर असल में हम मैसेज की अवाम है, टेक्सटिंग नेशन है, तो इस वजह से हमने हर चीज को रिड्यूस करना शुरू कर दिया है। हाँ जी, रिड्यूस कर दिया, वेरी गुड, ताकि टाइम जल्दी फास्ट कम्युनिकेशन हो सके। गुड जी सर। अच्छा जी, तो आगे बात ये बनी कि ये जो स्लेव डायनेस्टी,
मुगीरा, मुहल्लब बिन सगीरा, सन्नान बिन सलमा, अब्बाद बिन ज़ियाद, 712 से 1206, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का अराइवल, उसका पॉलिसीज का इम्पैक्ट, फिर अराइवल ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, और फिर अराइवल ऑफ शहाबुद्दीन गौरी। ये करते हुए ये अब तक जितनी हमने डिस्कशन की 1206 तक, उसमें हमने ये देख लिया कि इस्लाम नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक पहुंच गया। डन हो गया जी सर। अच्छा जी, हसान अहमद बेटे से लेंगे जी इजाजत। थैंक यू वेरी मच हसान, बहुत देर आप। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। यहाँ लिखे कि मैं बात करना चाहता हूं, सो दैट कि हम उसको ऑन बोर्ड ले सकें फौरी तौर पे। फरख ज़ेब साहब कह रहे हैं कि जनाब मैंने बात करनी है। कह रहा है फरख, तो कैमरे के पास आ गया, मुंह कैमरे के अंदर डाल के, मैंने बेटे वहां ऑनलाइन लेंगे तो बात करेंगे, या कैमरे के अंदर जितना मर्जी मुंह घुसा ले, वो बात नहीं हो सकेगी, आवाज नहीं आएगी। फरक कब आ गया, बात तो कर। फरक ज़ेब साहब से बात कराएं जी मेरी तरफ। फरक ज़ेब साहब, कैसा है भाई, ठीक है? हेलो सर, अल्लाह का शुक्र। के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल बहुत डिस्टॉर्शन आपकी आवाज में। कौन है? अशरफ कह रहे बात करनी, बात करा दें जी। उस्मान फर्क से बेटा बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है, आपकी बात समझ नहीं आ रही मुझे। दानियल इमरान, इल टॉक यानी बीमार बात। अच्छा, वो कह रहे हैं आई विल टॉक। ये नुकसान होता है हसान अहमद चीजों को मुख्तसर कर देने का। विल टॉक जो है वो इल टॉक लग रही है, बीमार बात। दानियल इमरान से बात कराएंगे। अशरफ से मोहम्मद अमीर हमजा है, वो कहते हैं मैंने बात करनी सर मी। और हसान क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म है जी। वेरी गुड, वेल सेड। हाँ जी, कौन है जी लाइन पे? अशरफ शाह साहब जी। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज तो आ रही भाई, म्यूट हो गए हैं, बोल नहीं रहे जी। अशरफ शाह जी नाराज हो गए हमारे से। हमारे से क्यों नाराज हो गए भाई, हमने तो आपका ही कुछ नहीं। इल टॉक से बात कराएं जी दानियल इमरान से। इल टॉक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दानियल कैसे हैं बेटा, आप ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। दानियल आप शाही आदमी हैं, काफी शर्माते हैं। नहीं, नॉट रियली। तो फिर अपनी डीपी लगा दो ना यार, पता तो चले बंदा किससे बात कर रहा है। ठीक है, चलो जो बेटियां हैं उनका तो अपना तरीकाकार है, वो बेशक डीपी लगाएं ना लगाएं। वो बॉयज हैं आप लोग, आप तो लगा दिए और पता तो चले बंदा चले किससे सर, बात। डीपी लगा लेंगे, आप खुश रहें सर। खान साहब मैंने कल भी कहा था वो उड़ रहे हैं किसी पैराशूट में, कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, और फरक ज़ेब साहब हैं जी, बड़े डिसेंट से आदमी हैं। और उनका ख्याल ये है कि कैमरे के जितना नजदीक मुंह ले आए तो बात होनी शुरू हो जाएगी। हालांकि बात तो वहां से होगी ना, सुगता म्यूट होगी। हाँ जी दानियाल, मेरी बातें सारी समझ आ रही हैं आपको? यस सर। दानियाल क्यों नहीं होता CSS लोगों से? इनबिल्ट फेयर होता है सर, कि अनएक्सपेक्टेड का अननोन टेरिटरी होती है। कुछ लोगों को इतने वास्ट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ने में आई थिंक डिफ़िकल्टी होती होगी, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज पे काफ़ी इशू है। या बेसिकली फेयर ऑफ फेलियर, जिस तरह हसन अहमद कह रहे हैं। मेन किलर जो है आपका, दैट जी, इज इंग्लिश एसे। एब्सोल्युटली। मैं ये कहता हूं कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पिछले 15-16 साल में, और जब से हमने माशाल्लाह वर्ल्ड टाइम्स बनाया है, इसके भी ये 7-8 साल वर्ल्ड टाइम्स के, आज तक मेरा कोई स्टूडेंट इंग्लिश एसे में फेल नहीं हुआ। ये एक यूनिक रिकॉर्ड अल्लाह पाक ने मुझे दे रखा है। अब मेरा रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश ना करना दानिया। पता नहीं ना कुछ, मैं तो तोड़ के दिखाऊंगा रिकॉर्ड, ऐसी की तैसी सी। चैलेंज की है सर ने मुझे। ठीक है दानियाल, ऐसा चैलेंज नहीं करना कभी। अच्छा, इसकी क्या, द पीपल हु वर्क, ऑब्वियसली द पीपल हु वर्क, तभी तो हमारे हर साल वर्ल्ड टाइम्स के हमारे मतलब अबाउट 300 पीपल जो है वो रिटर्न क्लियर कर लेते हैं। आखिर ऐसे क्लियर होता है तो रिटर्न क्लियर होता है ना भाई सारा।
और 150 के नजदीक लोग जो हैं दोज हु गेट एलोकेटेड इन वेरियस ग्रुप्स एवरी ईयर। तो उसकी वजह यही है कि हमारा ऐसे बड़ा अच्छा चला जाता है। लेकिन ऑब्वियसली द पीपल हु वर्क वो पास होते हैं। अब ये नहीं आप इम्तिहान देने जाए ही ना और कई साल आपने कहा था आपका स्टूडेंट ऐसे में पास हुए थे, मैं तो आपका स्टूडेंट हूं, मुझे पास। आप इम्तिहान देने जाएंगे तो पास होंगे ना। एंड ऑब्वियसली द पीपल हु कीप ऑन वर्किंग। ठीक है बेटा, बिल्कुल। बात समझ आ गई आपको? यस सर। अच्छा कमर्शियल टाइम आ गया जी। दानियाल कमर्शियल टाइम समझते हैं ना आप? पार्डन, कमर्शियल? प्रोग्राम के बीच में कमर्शियल नहीं आती? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये देखिए जी हाँ, सैनिटाइजर लगाइए बार बार, अपनी सेहत को रखिए आप स्पॉन्सर है और आप जारी स्पॉन्सर्ड है रख, सर? हाँ जी जारी रख सकिए अपना। हुकूमत को देते रहिए टैक्स हर बार। वजारत सेहत हुकूमत पंजाब। ठीक है जनाब? ठीक हो गया। ये है जी कंपनी की मशहूरी थोड़ी सी। पहले मैं इंग्लिश एसे के लिए बहुत परेशान रहता था, फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे वर्ल्ड टाइम्स जाने का मशवरा दिया। मैंने वर्ल्ड टाइम्स से इंग्लिश एसे को तैयार किया, मेरा एसे बहुत परफेक्ट तैयार हो गया। मैं तो चला वर्ल्ड टाइम्स और आप, ठीक है जी, कमर्शियल टाइम ओवर हो गया जनाब। कंपनी की हमने कर दी मशहूरी और अब हम क्या करेंगे जी, वापस आते हैं कमर्शियल से। सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात पहुंची है 1206 तक। 1206 में क्या बात हो रही है भाई कि शहाबुद्दीन गौरी फौत हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान हियर। तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट हमारा दानियाल क्या है? 1206 से चलेंगे, कहां पहुंचेंगे? 1526 तक। दानियल मेरा हिसाब जरा कमजोर है यार, बताना ये टोटल कितने साल बनते हैं 1206 से लेके 1526 तक? 500 minus 200, तकरीबन माशाल्लाह। 200 and उसे करने दो ना, लिखो यहाँ 320, उसे करने तो दो। 320 सर, थैंक यू। उसामा बाबर अपना आईडी कार्ड नंबर लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? माइनस इतना प्लस इतना। उसामा बाबर आपको दानियाल समझा रहे हैं कि इतना प्लस माइनस है। फरहान अली, आगा फरहान अली कहते हैं 300 है, पता नहीं कैसे 300 है। दाऊद कहते हैं 320। वेरी गुड दाऊद, शाबाश। 320 है भाई, इतना कौन सा बड़ा हिसाब था दानियाल? तू पूरे कैलकुलेटर लेके बैठ गया है और तूने एक डिपार्टमेंट बना दिया है, वो तूने बंदे नौकर रख लिए हैं, तूने बंदे नौकर रखा है। तुमने करना ये है कि बताओ कि 200 1206 से लेके 1526 तक टोटल कितने साल बनते हैं? उसामा बाबर वो कहते हैं जी के आईडी कार्ड नंबर है। ये क्यों लिखा है जी? मुझे नहीं पता क्यों लिखा है। सॉरी सर, आई वाज सेंडिंग टू समवन एट व्हाट्सएप। उसामा बाबर अपना आईडी कार्ड नंबर किसी को भेज रहे थे और वो गलती से उन्होंने यहां पे भेज दिया। उसामा बाबर, आई रियली फील वेरी सॉरी फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, इसलिए भाई कि किसी को करने वाला मैसेज जब गलती से आप अपनी बेगम को भेज देंगे ना, तो बस वो मैसेज बेगम के फोन में आया, इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। ठीक है? क्यों जनाब दानियाल इमरान साहब, उसामा बाबर आपका क्लास फेलो, उसे समझाएं कि ये हरकतें नहीं करनी भाई। मैसेज किसी को हमें अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के भेज रहा है, तो क्या पता कल को किसका मैसेज किसको भेज दे। अच्छा जी, चले बहरहाल उनकी मर्जी है जी, आपका क्या कर सकते हैं। कहाँ गया उसामा? लिख यार भाई। उसामा हमारे साथ प्लेज करें कि आइंदा आप मोहतात रहें। उसामा कहते हैं खैर है सर, 4 शादियों की इजाजत है। बेटा तेरे जैसा बंदा ना एक करने के बाद ही कह रहे होते हो नहीं नहीं यार नहीं ऐसा नहीं होता, बंदे नू लॉयल होना चाहिए है ना? उसामा सब जानते हो बेटे जितनी तू बातें करता है। अच्छा चलें जी, तो बात क्या बनी जी? बात अब जा रही है 320 साल हैं। These 320 years are vital whereas the evolution and growth of Islam is concerned. How you can shun out these 320 years? तो इन 320 सालों में जरा मेरा ख्याल है पेज 11 या 15 होगा, जरा निकालना नोट्स में, हॉरिजेंटल जिसमें डायनेस्टीज हैं 1206 से 1526। मिल गया दानियाल? जी सर। पेज नंबर 12। 12
जी जी पेज 12 है जी, निकाले सब पेज 12 सामने। मोमिल, अवैस, जुनैरा, जाजेब, दाऊद, सारा, रज़ा, सैयद अहमद, अनम बदर, सबा खान, जैनब फातिमा, मरियम अवान और शुएब लियाकत साहब, सैयद अहमद साहब, सदफ, इकरा। ये मुझे आप लोगों के नाम कैसे ज़बानी याद है, देखा आपने गौर किया दानियल? सर आपके सामने लिस्ट खुली हुई है। हाँ बिल्कुल सामने लिखे हुए यार नाम, किसी बात है। वेरी गुड, शाबाश। दाऊद ने बताया जी कि पेज 12 है पीडीएफ का और बुक पेज यानी मेरे ख्याल वो नोट्स का पेज है 11 कहना चाह रहे हैं दाऊद, ऐसी बात है? बिल्कुल। कहते हैं दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो सबसे पहले है 1206 से 1526 के अंदर, इसको भी हमने बाइफरकेट कर दिया इन 320 सालों को। इसको कैसे बाइफरकेट किया? सबसे पहले लेके आए 1206 से 1290, 1206 से 1290, और ये जो डायनेस्टी है दानियाल आप बोलेंगे नहीं, लोग यहां पे लिखिए कि 1206 से 1290 तक कौन सी डायनेस्टी आपके सामने लिखी हुई है, ताकि मुझे पता चल जाए कि यू पीपल आर ऑन द राइट पेज एंड वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। स्लेव डायनेस्टी है जी, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुड। स्लेव डायनेस्टी इट इज नोन एज बिकॉज whosoever ruled in this dynasty ruled for 84 years, 1206 से 1290 तक। तो whosoever ruled here in this dynasty, he himself was a slave or he was the son or daughter of the slave। ठीक है जी, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। इसमें टोटल 10 रूलर हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं जी, देखें कौन कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक है 1206 से 1210 तक जी दानियाल, ओके? यस सर। दूसरा रूलर है इसमें आराम शाह, ये 1210 से 1211 तक है। दानियाल? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तीसरा रूलर इसमें शमसुद्दीन अल्तमश है, ठीक है जी। स्पोगमाई खटक बड़ी अहम बात कर रही है, वो कह रही है हाउ कुड स्लेव्स रूल। देखें जहानत जो है और वेलर जो है, बहादुरी और लीडरशिप क्वालिटीज जो हैं, वो किसी की मीरास यानी इनहेरिटेंस नहीं है, किसी की ऑनरशिप में, किसी की मलकियत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक को यहां बिठा गया था शहाबुद्दीन गौरी, उसको क्यों बिठा गया था इस पे भी बात कर लेते हैं, तो स्पोगमाई खटक आपकी बात का पूरा जवाब भी आ जाएगा। मोहम्मद अमीर हमजा कहते हैं सर व्हाट इज फुल नेम ऑफ शमसुद्दीन, कैन यू काइंडली रिपीट? अमीर हमजा आपके सामने मेरे बेटे नोट्स होने चाहिए। हिज नेम वाज शमसुद्दीन अल्तमश। लिखेंगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश और बोलेंगे अल्तमश। हुसन और दौलत किसी की मीरास नहीं होती, ये हसन अहमद साहब ने लिखा है जी कि हुसन और दौलत किसी की मीरास नहीं होती। पता नहीं हसन, दौलत किसी की मीरास क्यों नहीं होती है, आपने क्या बात की है? हुसन किसी की मीरास नहीं होती, ऑल राइट, एग्रीड, ठीक है। एक वो क्रिस गेल का बच्चा भी बड़ा प्यारा हो सकता है, याह काले बंदे का बच्चा बड़ा प्यारा हो सकता है, लेकिन ये आपने क्या बात की दौलत वाली है, मुझे समझ दौलत तो होती मीरास में, ज्यादातर मीरास में मिल जाती है। सबा खान कहते हैं ही गॉट हिज फ्रीडम, हाँ जी फ्रीडम मिल गया तो फिर गुलाम क्या करें, ओके। देखिए 1206 से बात स्टार्ट हुई, पहला आदमी है कुतुबुद्दीन ऐबक, टोटल इसमें 10 लोग हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के गिर्द एक डब्बा बना स्टार लगा दें जी, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ स्टार लगा दें, यानी ये अहम आदमी है। कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक, कहां से आ गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन लाया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है जी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये ही वॉज बोर्न इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड ही वॉज किडनैप्ड बाय समबडी एंड वॉज सोल्ड आउट टू अ पर्सन हुज नेम वॉज काजी फखरुद्दीन। आई रिपीट, कुतुबुद्दीन ऐबक सेंट्रल एशियन स्टेट्स में पैदा हुआ और छोटा ही था तो किडनैप हो गया, एंड देन ही वाज सोल्ड आउट टू अ पर्सन हुज नेम वाज काजी फखरुद्दीन। काजी फखरुद्दीन मेड
wonderful upbringing of Qutbuddin Aibak, and Qutbuddin Aibak grew up in a very, very able young man. Qutbuddin Aibak grew up in a very, very able young man. उससे क्या हुआ जी कि जब ये बड़ा हो गया तो काजी फखरुद्दीन ने इसको बेच दिया शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के पास। इस तरह ये शहाबुद्दीन गौरी के पास आ गया। He was a very brave person, कुतुबुद्दीन ऐबक was। ये एक जंग लड़ रहा था उसके साथ मिलके गौरी के साथ, तो उस जंग में गौरी was about to be arrested or killed by the other army. So when he stood in front of him, he fought with great valor and provided an opportunity to Shahabuddin Ghauri to save himself and get away from the battlefield. And instead, Qutbuddin Aibak was arrested. Qutbuddin Aibak Ghauri को इतना अजीज था कि फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी को इतना अजीज था कि फिर गौरी ने सिर्फ इसको आज़ाद कराने के लिए उस जगह हमला किया और इसको आज़ाद करवा के वापस लेके आया। एक दफ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने बहुत सारे जो गुलाम थे उनमें इनाम बांटा ढेर सारा। ये क्योंकि बड़ा नियर एंड डियर था तो इसको ढेर सारा इनाम दे दिया। जब इसको ढेर सारा इनाम मिल गया, इसने बाहर जाके वो सारा इनाम बाकी गुलामों में बांट दिया। When गौरी केम टू नो कि इसने ये हरकत की है कि अपना इनाम भी बाकी गुलामों में बांट दिया है, तो बड़ा खुश हुआ और उसको समझ आई कि ये कोई अच्छे खानदान का चश्मो चिराग लगता है, जिसने खानदान जिसका ब्लड जो है वो बोलता है कि वाकई उसके अंदर अच्छी सलाहियतें मौजूद है, अच्छे खानदान का खून है। उसने इसको अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी गुलामी का इतना आदी हो गया था कि ये फिर उसका पक्का पक्का स्लेव बन गया। दानियाल कैसे पक्का पक्का स्लेव कैसे बना? हाँ जी सर, ये तो वही हिसाब हो गया जब आप पिंजरे का केज खोल देते हो और परिंदा बाहर नहीं निकलता, आदी हो जाता है। वेरी गुड भाई, उसका दामाद बन गया, सन इन लॉ। शाबाश, वेरी गुड जी, ठीक है। गॉट मैरिड टू हर डॉटर, गॉट मैरिड टू हिज डॉटर। हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शहाबुद्दीन गौरी की बेटी से शादी कर ली, उसका दामाद बन गया। जब 1192 में गौरी ने लाहौर पे कब्जा किया तो वो अपने दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने सन लॉ कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में बतौर गवर्नर बिठा के चला गया वापस गजनी। आप समझ आ गई जी आपको बात कि स्लेव जो है वो रूलर कैसे बन जाता है। स्पॉक बाय खटक पूछ रही थी, हाउ स्लेव्स कैन बिकम द रूलर्स। देखा, पहले स्लेव था, फिर स्लेवरी से हटा, सन इन लॉ बन गया, रूलर्स की फैमिली का हिस्सा बन गया, तो फिर वही रूलर इसको गवर्नर बना के चला गया। खुद वो जाके जब फौत हो गया 14 इयर्स के बाद, तो फिर ये स्लेव, सो कॉल्ड स्लेव जो रह गया था, ये यहाँ का रूलर बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 4 साल रूल करता है। ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ही वॉज अ ग्रेट जनरल, और इसको जो है वो बिल्डिंग्स बनवाने का बड़ा शौक था। इसने एक बिल्डिंग बनवाई, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में बनाई, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। और इसने दिल्ली के नजदीक एक जगह थी, कुतुब मीनार बनवा रहा था ये दिल्ली के नजदीक, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कुतुब मीनार क्यों कहते हैं दानियाल? क्योंकि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, आई गेस। नुमाना, आप क्या, नुमान इकबाल साहब, आप क्या कहते हैं? कुतुब मीनार को कुतुब मीनार क्यों कहते हैं? लिखें यहाँ नुमान। ओए काके, बारिश हो रही है, ज्यादा है। अवैस शाहिद साहब कहते हैं जी सिंबल के तौर, पता नहीं किस चीज का सिंबल है जी, ये मुझे नहीं पता। अच्छा जी, इट्स रेनिंग सर, उस्मान कहते हैं वेरी गुड। नया बजर कहते हैं लाइब्रेरी, पता नहीं किस चीज की लाइब्रेरी है ये। मुस्तफ़ा इमरान कहते हैं बरियल प्लेस है, ये भी मुझे नहीं पता क्या है। और जो है वो नुमान से मैंने पूछा था, उसने अब तक कहा ही कुछ नहीं। रजा कहते हैं सर हिज मकबरा इज इन अनारकली।
हाँ जी, तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई कुतुब मीनार को कहते हैं? रजा साहब कह रहे जी उसका मकबरा नारकली में, लो दसो, अंदाजा लगाओ। मैंने पूछा भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे बना, नोमान इकबाल कहते हैं। नोमान गलत कह रहे हैं आप सब लोग, सुने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ही वाज फॉलोअर ऑफ अ ग्रेट मुस्लिम सेंट हुज नेम वाज हजरत ख्वाजा बुख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह। फिर सुने, हजरत ख्वाजा बुख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनका बड़ा मुरीद था, फॉलोअर था। हमारे जो हजरत दाता गंज बख्श हैं, बाबा फरीद, वो भी उनके बहुत फॉलोअर थे, ख्वाजा मुख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह के, इतने बड़े बुजुर्ग थे वो। तो उनके नाम पे ये मीनार बनवा रहा था, दैट इज वाई दैट इज नोन एज कुतुब मीनार। जी दाऊद, मैं नाम रिपीट करता हूं, हजरत ख्वाजा बुख्तियार कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह, काकी KAKI, काकी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा जी, इसको याद रख लीजिए बात को। तो 1206 से 1210 तक इसकी हुकूमत। 1210 में व्हाट हैपेंड कि ये गेम होती थी चोगान, CHOGAN, चोगान, जिसको आजकल आप पोलो कहते। दानियल सो गया? नहीं सुन रहा हूँ सर। ना हाँ ना 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 हूं ना हूं, कुछ भी नहीं। वो इतना चुप चपीता आदमी। सर मैं आपके नोट्स लिख रहा हूँ, लंबा नाम आपने लिखवाया अभी। नोट्स लिख रहा था, शोर मचा मचा के लिखा था, ठीक है जी। अब आप शोर मचाएं और हम आपसे इजाजत लेके चलते हैं आगे। कहाँ जाएंगे जी हम? अब हम जाएंगे उस बेटे के पास जिसने कहा था जी अब मैंने फैन बंद कर दिया, डिस्टॉर्शन नहीं आएगी। उनका ना ये वही है जो कहते हैं कि कैमरे के अंदर मुंह घुसा दो तो आवाज दूसरे तक जाने लग जाती है। फर्रुख ज़ेब साहब जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अपने फारग टाइम में से टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है, बात कराई थी। हेलो सर। बस हम फर्रुख, कैसा है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र सर, अल्लाह का शुक्र। तबीयतें ठीक हैं? यस सर। किस इलाके में पाए जाते हैं आप? सर आई एम फ्रॉम मुल्तान। मुल्तान, वाह जी वाह, जहां पे मिलता है हाफिज का मुल्तानी सोनलवा, ठीक है जी, वेल डन। इतनी दूर मेरा बेटा बैठे, गर्मी कितनी है फर्क वहां पे? सर इट्स वेरी हॉट ओवर हियर सर। हैं सर अराउंड 50। ओह वेरी गुड यार, बहुत ज्यादा है भाई। हमारे पास तो बारिश हो रही है, बारिश भेजे थोड़ी आपको। आप एंजॉय कर लें सर। अच्छा अच्छा, नियत तो होनी चाहिए ना बंदे की यार, दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह मुल्तान में बारिश कर दे। अल्लाह पाक के पास किस चीज की कमी है यार, इस तरह भेज सकता हूँ बारिश भाई आपके पास, दुआ कर सकता हूँ। अच्छा जी, फर्क यहाँ तक कहानी समझ आ रही है आपको सारी? यस सर। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक चोगान खेल रहा था, पोलो जिसे आप कहते हैं। तो एक नाखलफ घोड़े ने ना सिर्फ इसको गिरा दिया बल्कि खुद भी इसके ऊपर जा पड़ा, तो ये जमीन के साथ लग के प्लस्तर हो गया। प्लस्तर होना समझते हैं ना? यस सर, ही गॉट डाइड। हाँ जी, सारा ही मर गया, ठीक है। अब जब ये सारा मर गया तो अब किसी को तो सुल्तान बनाना था, तो उन्होंने इसके बेटे आराम शाह को सुल्तान बनाया। क्या नाम है फर्क उसका? आराम शाह। तो उसका मोटो ही अजीब है, वो कहता है ना कोई बात कहनी है ना कोई काम करना है, उसके बाद काफी देर तक आराम करना है। वो जनाब आराम करता करता 1 साल हुकूमत की उसने। और जुमला सुने, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। सुना था आपने जुमला फर्क? जी सर। उस गुलाम का नाम शमसुद्दीन अल्तमश था। ओके यस सर। तो साइंस की रूह से वो गुलाम बाद में क्या बन गया होगा? सन इन लॉ। सन इन लॉ बन गया, ठीक है जी। फर्क साहब? यस सर। कोई बात समझ आ रही है भाई? यस सर। हूं हाँ कर दिया करो ना, ताकि मैं आगे चला करूं बेटे, के बात कम्युनिकेट हो गई। एक स्टूडेंट को लाइन पे रखने का साथ मतलब ये होता है कि मैं सारों से एग्रीमेंट ले रहा हूं कि अगर इस एक बच्चे को बात समझ आ रही है, इसके अंदर बाकियों तक बात भी कम्युनिकेट हो रही, समझ आ रही, ये मतलब होता है बेटे।
अच्छा जी, ओके सर। तो इसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का जिसका नाम था शमसुद्दीन अल्तमश। वो शमसुद्दीन अल्तमश जो था वो लेटर ऑन इसका दामाद बन गया, और जिस वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक फौत हो गया तो ये जो लड़का था इसका बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक का आराम शाह ये सुल्तान बन गया। बड़ा ही नालायक आदमी था, इनकॉम्पिटेंट था, लथार्जिक था, इनकैपेबल था। तो जिस वक्त शमसुद्दीन अल्तमश ने देखा कि ये तो डबो देगा सब कुछ, इससे रूल छीन लेंगे लोग, तो उसने खुद आके हमला किया, आराम शाह को आराम से कत्ल कर दिया और खुद वो बन गया रूलर। कब? 1211 में। तो 1211 से लेके 1236 तक, राइट फ्रॉम 1211 till 1236, 25 years शमसुद्दीन अल्तमश kept on ruling subcontinent. शमसुद्दीन अल्तमश का जो ओरिजिन था, he was from तुर्कमानिस्तान, द सेंट्रल एशियन स्टेट, वहां से आया हुआ था वो। इसका 25 साल का जो रूल है, he was a very pious man, शमसुद्दीन अल्तमश बड़ा नेक इंसान था। शमसुद्दीन अल्तमश ने दो काम ऐसे हुए इसके दौर में जो लॉन्ग लास्टिंग साबित हुए। इसने तुर्कमानिस्तान से 40 बॉडीगार्ड्स मंगवाए अपने। they all were well built, tall, healthy, full of valor, great fighters। उनको 40 बंदे इसने बुला लिए। फर्क ठीक है? ओके सर। इन 40 लोगों को कहते हैं इस हिस्ट्री में द 40s। द 40s, ठीक है? ओके द सर। इंग्लिश वाला द और 40 पोस्टोफी एस, द 40s। मिनहाल पूछ रही हैं, सर अल्तमश हु वाज हुज सन इन लॉ? हुज, ये एक नया लफ्ज है, हु के साथ पोस्टोफी एस डाला उन्होंने। वाज हुज सन इन लॉ? ये मेरे बेटे मैंने आपको बताया जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ था। अच्छा जी, मानूर आकिफ क्या कहती हैं जी? वो कहती हैं सर रिपीट कर दें 40 लोगों वाली बात। जी बेटा जरूर कर देता हूं। देखें, द 40s, तुर्कमानिस्तान से शमसुद्दीन अल्तमश ने 40 लोगों को बुलाया अपने बॉडीगार्ड के तौर पे, क्योंकि वो वेल बिल्ड थे, टॉल थे, ग्रेट फाइटर्स थे, फुल ऑफ वेलर थे, बहादुरी से भरपूर थे, इसलिए उसने उनको बतौर बॉडीगार्ड्स यहां बुलवा लिया। मानूर बेटे समझ आ गई तो यहां यस या ओके शोके लिख दे, मुझे समझ आ जाए बात। ओके, फर्क आपको समझ आ रही बात? यस सर, यस सर, आई एम विद यू सर। फर्क, आपकी शादी हो गई भैया? यस सर, आई एम मैरिड। हाँ माशाल्लाह, वो डीपी से लग रहा है बेटे वो मजलूम से बने बैठे हुए हो। जायदा फारूक कह रही है काइंडली रिपीट। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं बेटे। फर्क लगता है आपकी डीपी से जितने आप मजलूम बने बैठे, लगता है आपकी शादी हो गई है, ये कहा है जायदा। यही रिपीट करना था बेटे। ज्यादा क्या रिपीट करूं बेटे, ये तो लिखा करे ना साथ कम से कम बेटा। उसने बहानूर ने कहा कि वो बात रिपीट कर दें, 40s वाली मैंने कर दी। अब आप कौन सी बात रिपीट करने को कह रहे हैं? 40s वाली ही कह रहे हो बेटे? मैं दोबारा करता हूं। शम्स कैसे सुल्तान बना? ये बात तो पीछे रह गई थी जायदा बेटे, तो बात पीछे रह गई, लेकिन फिर बता देता हूं। शमसुद्दीन अल्तमश भी क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, जब इसने देखा कि आराम शाह बहुत नालायक आदमी है और रूल उससे छिन जाएगा, तो इसने हरकत में आया, और इससे पहले कोई और रूल छीन लेता आराम शाह से, तो इसने अपने ब्रदर इन लॉ यानी साले को, आराम शाह को इसने मार दिया और खुद ये बादशाह बन गया। अब ठीक हो गया जी जायदा? ओके। तो शमसुद्दीन अल्तमश ने ये जो 40 लोग बुलाए, इन 40 लोगों को द 40s कहते हैं हिस्ट्री में, द 40s। इन 40s को जब बुलाया, इन्हीं 40s में एक आदमी था, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। लिख ले, इन्हीं 40s में एक आदमी था जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। ओके अफसर बेटे, आई विल ट्राई, लेकिन ये मैं आप कई दफा ना फिर बता दूंगा आपको। अच्छा जी, तो वो जो गयासुद्दीन बलबन था, वो इसको बड़ा पसंद आया अल्तमश को कि यार ये तो बड़ा लायक आदमी है। अच्छा जी, गयासुद्दीन बलबन आया किस कैपेसिटी में है यहाँ पे? फर्क सर, सॉरी सर,
मैं पूछ रहा हूं बेटा कि गियासुद्दीन बलबन यहां आया किस कैपेसिटी में है? बॉडीगार्ड के तौर पे। ओके सर, बॉडीगार्ड। ठीक है, अच्छा आ तो गया, यहां सबा खान कहते हैं नेक्स्ट सन इन लॉ, अच्छा बॉडीगार्ड के तौर पे आ गया। लेकिन शमसुद्दीन अल्तमश ने सोचा कि बड़ा लायक आदमी है और इसको सिर्फ बॉडीगार्ड रखना मुनासिब नहीं, तो उसने इसको अपना स्लेव बना लिया। ठीक है, बतौर बॉडीगार्ड आया और स्लेव बन गया। अब 40s में से बाकी कितने रह गए? 39 सर। फर्क से तो साहब बड़ा तेज है यार, हैं 40 में से एक निकालो, 39 बना भी लिया आपने, वाह जी वाह। अच्छा जी, 39 लोग रहे। ये जो 39 बाकी बचे, इनको शमसुद्दीन अल्तमश ने सोचा कि यार इनको बतौर बॉडीगार्ड रखना बड़ी एक वो अनफेयर सी चीज है, इनको इनकी कैपेसिटी के मुताबिक यूज करना चाहिए। तो उसने उन सबको बॉडीगार्ड के तौर से हटा दिया और किसी को फाइनेंस का हेड लगा दिया, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन का हेड लगा दिया, किसी को डिफेंस में लगा दिया, किसी को किसी जगह का गवर्नर लगा दिया। ये न्यूज से फायदे उठाने लगा। समझ आ गई बात आपको? ओके सर। आहिस्ता आहिस्ता ये जो 40s थे ये ताकत पकड़ने लगे। और सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, लिखना नहीं है। आजकल के दौर में जैसे एजेंसीज होती हैं दुनिया में, उस तरह ये एजेंसियों का रूप धार गए, जिनके पास मेकिंग ब्रेकिंग पावर नहीं आ जाती रूलर्स की, वो ताकतवर हो गए 40s बहुत। उधर गयासुद्दीन बलबन भी महल के अंदर तरक्की कर रहा है। पहले बॉडीगार्ड के तौर पे आया, फिर स्लेव बना, फिर रॉयल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर बना, फिर शमसुद्दीन अल्तमश की जिंदगी में ही रॉयल कोर्ट का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर बना। और 1236 में 1236 में व्हेन शमसुद्दीन अल्तमश वाज अबाउट टू डाई, तो उसने 40s को बुलाया और कहने लगा देखो 40s, मैं मरने लगा हूं, मेरे मरने के बाद मेरे बेटों में से किसी को सुल्तान मत बनाना, वो इस काबिल नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो लथार्जिक हैं, वो इनकैपेबल हैं, वो डिसिपेशन में पड़े हुए हैं, मेरे बेटों में से किसी को सुल्तान न बनाना। हाँ, मेरी बेटी रजिया को सुल्तान बना देना, शी इज अ वेरी वेरी कैपेबल लेडी। तो 40s ने कहा कि भाईजान आप बेफिक्र होकर मरे, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो जिस वक्त शमसुद्दीन अल्तमश मरा, तो सुल्तान अब किसको बनाना है? फर्रख बेटी को, रजिया को। रजिया को। लेकिन जब वो रजिया को सुल्तान, फर्क मेरे साथ रहना, मेंटी आईक्यू लेवल, अपना आईक्यू लेवल चालू करें, फौरन बटन ऑन करें, आईक्यू लेवल का सवाल आ रहा है कि ही शमसुद्दीन अल्तमश मरा और 40s रजिया को सुल्तान बनाने लगे, तो एक मुसीबत पड़ गई। कैसी मुसीबत पड़ी? अगर 1988 जैसे सिविलाइज्ड दौर में, सॉरी 1200 कब फौत हुआ जी अल्तमश? फर्क 1236 में। सॉरी सर, आई डोंट रिमेम्बर दैट सर। अभी तो लिखा तो हुआ सामने यार, पढ़ लो 1236 में। आई एम नॉट राइटिंग डाउन एनीथिंग। ओके, तो मैंने कौन सा साल गलती से बोल दिया है? इट वाज, आपने तो 1988 बोल दिया है। सॉरी यार, फर्क, स्लिप ऑफ टंग, इट वाज फर्क। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। चलो, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटे, आपने कहा कि नो प्रॉब्लम सर, इफ यू हैव कमिटेड स्लिप ऑफ टंग तो नो प्रॉब्लम सर। खुले दिल से उन्होंने मुझे माफ करने का ऐलान फरमाया। एडा तो मोहम्मद बिन कासिम है। ये क्या बात हुई भाई? स्लिप ऑफ टंग नहीं, नोमान पूछ रहे हैं कि जी 1988 आपने क्यों कह दिया है? स्लिप, अच्छा अपनी मर्तबा आपके जो मकबूल लीडर हैं वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दें तो कोई मुज़ायका नहीं है जी। वो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कौन लिख रहा है यहाँ पे भाई? बेनजीर भुट्टो, आगा फरहान अली शाबाश, आगा फरहान अली शाबाश।
ये है फर्क आईक्यू लेवल जो मैं आपको जगाने का पहले कह चुका था। मेरे बेटे देखो कि 1988 मेरे मुंह से क्यों निकला, डेलिबरेटली मैंने कहा ताकि आपको बात मुझे याद रहे कि 1988 में बेनजीर भुट्टो बनती है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, हु वाज अ लेजेंडरी वुमन, शी डिजर्व्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर, लाइक खातून थी बहुत। तो अगर 1988 जैसे सिविलाइज्ड दौर में औरत के हुक्मरान बनने पे इतना तूफान मच सकता है, वो इतना तूफान मचाओ कि क्या बताऊंगा। सबसे ज्यादा शोर इन्होंने मचाया भाईजान ये जो है डीजल वाले मारे कि औरत हमारी हुक्मरान कैसे, 73 के आइन के तनाजुर में औरत हमारी हुक्मरान कैसे हो सकती है, क्या हम बेगैरत हैं, औरत हमारी हुक्मरान। इतना शोर, फर्क हो गया? नो सर, आई एम विद यू सर। तो अगर 1988 जैसे सिविलाइज्ड दौर में औरत के हुक्मरान बनने में इतना शोर मचता है, तो सिर्फ ये अंदाजा लगा ले फर्क कि 1236 में कितना तूफान मचा होगा। आप समझ आ गई बात आपको? सर तो 1236 में तूफान मच गया, इतना शोर मचा कि औरत हमारी हुक्मरान नहीं बन सकती कि 40s को शमसुद्दीन अल्तमश की वसीयत के अगेंस्ट काम करना पड़ा और उन्होंने रजिया को सुल्तान न बनाया, बल्कि उन्होंने उसके बड़े बेटे फिर रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। फर्क ठीक है बात? ओके सर, रुकनुद्दीन फिरोज। क्योंकि बाप ने कहा था नकम्मे हैं, नालायक हैं, आवारा हैं, नाकारा हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, लथार्जिक हैं और किसी काम के नहीं हैं, इनको सुल्तान मत बनाना। तो बाप से ज्यादा कौन बेटे को जान सकता है? ये कि वो सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज को उन्होंने बना दिया। वो नालायक आदमी साबित हुआ बाप ने, जैसे पहले बताया हुआ था। वो खुद शिकार पे निकला रहता था और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स तमाम उसने अपनी वालदा मोहतरमा शाह तरकैन के हवाले कर दिए, TURKAIN, तरकैन। ये बड़ी जालिम औरत थी, छोटी छोटी बातों पे लोगों को मौत की सजा दे देती थी। तो एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ और 40s ने माँ बेटे दोनों को कत्ल कर दिया और अब के उन्होंने सुल्तान बना दिया रजिया को, रजिया सुल्ताना, 1236 से 1240 तक। फर्क ठीक है बात? 36 से 1240 तक सर उनके बेटे ने सर रूल किया। हाँ जी, रजिया सुल्ताना ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने सारी चीजों को ले जाके आइडियोलॉजी से मिलाना है बाद में। अच्छा जी, 1240 तक रूल करती है रजिया। रजिया प्रूव्ड हरसेल्फ एज a very able woman, very capable woman, very sagacious woman, very just woman. Before becoming sultana, she used to do sharai parda, but after becoming sultana, she stopped doing that. Rather, she started wearing the soldier's dress. हर वक्त फौजी लिबास में होती थी। She was brave up to this extent कि as soon as she used to come to know that somewhere some revolt was taking place, तो वो खुद जाके वहां पे अटैक कर देती थी। मोहम्मद अहमद, मैंने स्पेल करके बोला था नाम, आप कह रहे हैं नाम रिपीट कर दे उसकी मदर का, शाह तरकैन, TURKAIN। तो जनाब क्या हुआ कि ये बड़ी बहादुर औरत थी रजिया सुल्ताना, इसने बेशुमार कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर यूं हुआ कि एक वो अनरेस्ट अपनी जगह कायम था मुआशरे में। कौन सा वाला कि औरत हमारी हुक्मरान कैसे बन सकती है। तो हुआ ये कि 1240 के नजदीक जाते जाते एक इसका गुलाम था जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत, ही बिलोंग्ड टू द ब्लैक रेस, काला था जी वो, यह काला, ठीक है, हबशी कौम से तलक रखता था। उस जमाने में जात पात का बहुत होता था, तो वो हर वक्त इसके साथ होता था। ये उसको बहादुरी के और वफादारी के वजह से उसको अपने साथ रखती थी। घोड़े पे इसके साथ बैठा जा रहा है, तख्त पे साथ बैठा, फैसलों में दखल दे रहा है। तो एक तूफान मच गया कि छोटी जात का ये काला जो है जलालुद्दीन याकूत, ये हमारी मलका के साथ क्यों होता है और हमारे फैसलों में दखल क्यों दे। पीपल टॉक अबाउट इलिसिट रिलेशन बिटवीन रजिया एंड जलालुद्दीन याकूत, बट दैट वाज नॉट द केस। एक हिस्टोरियन है जो फरिश्ता के नाम से लिखते हैं, फरिश्ता के नाम से हिस्टोरियन है, वो लिखते हैं कि रजिया वाज एट द पीक ऑफ हर करैक्टर, और कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ उसकी बहादुरी और वफादारी की वजह से, लॉयल्टी वजह से उसको वो साथ रखती थी। लेकिन अनरेस्ट क्रिएट हो गया बहुत ज्यादा कि जी छोटी जात का काला हर वक्त मलका के साथ होता है और ये और तूफान मच गया। तो एक दफा
एक दिन रज़िया सुल्ताना और जलालुद्दीन याकूत एक घोड़े पे सवार कहीं जा रहे थे कि कहीं से चंद नामालूम अफराद मोटरसाइकिलों पे आए, उन्होंने फायरिंग कर दी जी, जिससे जलालुद्दीन याकूत मौके पे जाँ बहक हो गया और रज़िया वाज अरेस्टेड। फर्क समझ आ गई आपको बात? यस सर। मोटरसाइकिलें थी उस दौर में फर्क? उस दौर में सर आई वाज आल्सो गोइंग फॉर दैट पॉइंट एंड सर आई हैव अनदर क्वेश्चन एज वेल सर। ठीक। ये रुकुद्दीन जो फिरोज became सुल्तान इंस्टेड ऑफ द रज़िया। आवाज दूर हो गई आपकी, बहुत गायब हो गई आवाज। नो सर, आई एम क्लियर सर। जी आप बोले। रुकुद्दीन फिरोज जो उनका बेटा था 1936 में उसको एज अ सुल्तान उन्होंने डिक्लेयर किया। सो फॉर हाउ लॉन्ग ही रूल्ड? तो क्योंकि आपने 1236 टू 1240 तक आपने दोबारा रज़िया को ही सर एज आपने वो बताया सेकंड पोर्शन में, लास्ट पोर्शन में। कोई खास बात मुझे समझ नहीं आई बेटा, लेकिन 1236 से 1240 तक रज़िया का दौर है। मुझे ये बस मैंने आपको बताया, आप पता नहीं क्या कह रहे, मुझे सारी बात। सर रुकुद्दीन फिरोज को सर सुल्तान उन्होंने डिक्लेयर किया था ना इंस्टेड ऑफ सर रज़िया के। जी तो सर रुकुद्दीन फिरोज ने कितने अरसे के लिए सर रूल किया था? 1236 में आया, 1236 में गया। वो बता दिए, फैसला हो गया जी। नुमान इकबाल साहब ने कह दिया है, उन्होंने कहा रुकनुद्दीन फिरोज वाज किल्ड इन नवंबर 1936। 1936 ये मुस्लिम लीग में काम कर रहा था पाकिस्तान बनाने के लिए। यही बात है नुमान इकबाल, जिना के साथ होता था ये, इकबाल के जनाजे में भी गया था। नुमान इकबाल 1236 से होके हो गया। अच्छा जी, तो जिस वक्त ये रज़िया को गिरफ्तार कर लिया तो अब के उन्होंने सुल्तान बना दिया रुकन इसके शमसुद्दीन अल्तमश के दूसरे बेटे को, जिसका नाम था मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह जो है वो दो साल रूल करता है, 1240 से 1242 तक। इसके दौर में कोई काम का काम ना हो सका एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ द टर्क नोबल्स। टर्क नोबल्स हम किनको कह रहे हैं फर्रुख? तुर्कमानिस्तान के लोगों को। ठीक हो गया? फर्क बेटे से लेंगे जी इजाजत, बड़ी देर से हम इनसे बात कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे, किससे बात करेंगे जी? सना शब्बीर से बात कराएं जी। हेलो हेलो, आगे सना किधर है? हेलो, नहीं है, बात कराएं जी। नया उससे बात कराएं, ये कौन? सर मी अमीर हमजा से बात कराएं जी। मोहम्मद अमीर हमजा लिखें। MO से लिखें ये जी, ये अमीर हमजा जी। सर वालेकुम अस्सलाम। अमीर हमजा कैसे हैं बेटा आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके अमीर हमजा, यहाँ तक बात आपको सारी समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल। अच्छा जी, 1240 से 1242 तक मुइजुद्दीन बहराम शाह हुकूमत करता है। He proved himself as a mere puppet in the hands of Turk nobles. इसके दौर में मंगोल्स जो कि चाइना के ऊपर जो एरिया है वहां से आते थे, नीचे इधर सब कॉन्टिनेंट की तरफ क्यों आते थे? इसलिए कि यहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरमेंटल कंडीशंस थी। जब वो यहाँ आते थे जी, टर्क नोबल, सबा खान पूछ रही है कौन है ये जो तुर्कमानिस्तान से जब 40s आए हुए थे बेटा, इनको हम टर्क नोबल्स कहते हैं। अच्छा जी, ये जनाब वहां से आते थे, मंगोल्स जो है ऊपर चाइना के पास से आते थे, हिमालयाज को क्रॉस करके सब कॉन्टिनेंट में इंडिया में आ जाते थे। इसलिए आ जाते थे कि यहाँ पे ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरमेंटल कंडीशंस थी और ऊपर मौसम बहुत सर्द होता था। तो यहाँ पे ये इन्वेड करते थे ताकि यहाँ पे आके कब्जा करके सुकून सी वाली जगह पे एनवायरमेंटल प्योर एक वो प्रॉपर ह्यूमन फ्रेंडली एनवायरमेंट कंडीशन में रह सकें, इसलिए आते थे। ये समझ आ गई आपको जनाब के क्यों इन्वेट करते थे मीर हमजा? ये जी सर बिल्कुल। ये यहाँ पे आ जाते थे जी, इन्वेट किया इन्होंने और इन्होंने लाहौर पे कब्जा कर लिया और मुइजुद्दीन बहराम शाह कुड नॉट डू एनीथिंग, बड़ा नालायक आदमी था। तो उसको 1242 में 40s के खिलाफ उसने साजिश की, क्योंकि 40s उसको डिक्टेट करवाते थे
उसने कहा यार सुल्तान मैं हूँ, एवरी नाउ एंड देन आई एम बीइंग सब्जुगेटेड और डिक्टेटेड बाय दीज 40s। उसे चला गुस्सा, उसने क्या किया, 40s का एक बड़ा अहम आदमी था, उसका नाम था मलिक सनकार। तो उसने मलिक सनकार को जो है वो कत्ल करवा के उसके आत्मा संस्कार करवा दिए, और बाकी 40s जो हैं दे गॉट अलर्ट, और उन्होंने इसको मुइजुद्दीन बहराम शाह को कत्ल करवा दिया, और अब के उन्होंने सुल्तान 1242 में बना दिया। अलाउद्दीन मसूद को, अलाउद्दीन मसूद कौन है, ये रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा है, यानी शमसुद्दीन अल्तमश का ग्रैंड सन है, पोता। ठीक है अमीर रमजा? जी सर। अब आगे बात चलती है यहाँ से। सना कह रही थी सॉरी माइक इशू है, ओके नो प्रॉब्लम बेटा, इट्स ऑलराइट। अच्छा जी, तो यहाँ से बात आगे चली कि ये 1242 में ये बना अलाउद्दीन मसूद। ये भी नालायक आदमी साबित हुआ, इसके दौर में भी मंगोल्स ने इन्वेड किया। 1246 तक उन्होंने मुल्तान पे भी कब्जा कर लिया। अगेन ही कुड नॉट डू एनीथिंग, हेल्पलेस सा, वर्थलेस सा आदमी था, और इसको भी 40s ने 1246 में हटाया, और अब के उन्होंने सुल्तान बना दिया अल्तमश के सबसे छोटे बेटे नसीरुद्दीन महमूद को। ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, ये यहां पे 20 साल हुकूमत करता रहा। ही वॉज वाइज एनफ दैट ही नेवर चैलेंज्ड द अथॉरिटी ऑफ द 40s, और 20 साल मजे से हुकूमत करता रहा। बिल्कुल एक लायक आदमी था, नेक आदमी था, दीनदार आदमी था नसीरुद्दीन महमूद। इस हद तक ईमानदार इंसान था कि कुरान मजीद के नुस्खे लिखता था, बड़ा खुशखत था, तो बड़े खूबसूरत लिख के ना कुरान मजीद के नुस्खे वो बाजार में बिकने के लिए भेजता था। उससे जो अर्निंग होती थी उससे अपना रोजमर्रा का खर्चा चलाता था। एक दफा ही केम टू नो कि जो नुस्खे ये लिख के भेजता है वो बाजार में बड़े महंगे दामों बिक जाते हैं। तो इसको एहसास हुआ कि ये इसको अनफेयर इनकम हासिल हो रही है, तो इसने फौरी तौर पे एक ऐसे मुलाजिम के हाथ वो नुस्खे बाजार में बिकने के लिए भेजने लगा जिसको लोग बाजार में बतौर सुल्तान के खादिम के रिकग्नाइज नहीं करते थे, और उसको भी इसने कहा कि आपने जाके ये बताना नहीं है कि ये सुल्तान ने लिखे हुए हैं, ताकि मुझे अनड्यू फेवर ना मिले। मुस्तफ़ा इमरान पूछ रहे हैं जी कि सर रिलेशन ऑफ नसीरुद्दीन विद एनी अदर प्रीवियस रूलर? यस, सबसे छोटा बेटा है शमसुद्दीन अल्तमश का, और नुमान इकबाल कहते हैं ही वॉज ग्रैंड सन ऑफ अल्तमश, ही वॉज सन ऑफ अल्तमश। नुमान सबसे छोटा बेटा है। जो अलाउद्दीन मसूद है, अलाउद्दीन मसूद वो बेटा है रुकनुद्दीन फिरोज का, और ग्रैंड सन है अल्तमश का। क्या करते हो यार, कितनी आसान बात को मुश्किल बनाते। अच्छा जी, 1266 में नसीरुद्दीन महमूद का ये रूल खत्म होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, जरा सा पीछे जाइए। शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में ये जो 40s आए थे, उनमें से एक बंदे का मैंने आपको नाम लिखवाया था, वो कौन था? अमीर हमजा? जी सर। वो कौन था बंदा? सर वही देख रहा हूँ। बलबन। जी सर बिल्कुल, गयासुद्दीन बलबन। ये जो गयासुद्दीन बलबन था, जी सर, ये बतौर बॉडीगार्ड आया, स्लेव बना, फिर ये रॉयल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटर बना, फिर इसको शमसुद्दीन अल्तमश ने रॉयल कोर्ट का सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। शमसुद्दीन अल्तमश मर गया, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और रुकनुद्दीन फिरोज के दौर में भी रॉयल कोर्ट में बतौर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद रहा। रुकनुद्दीन फिरोज मर गया, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और रॉयल कोर्ट में बतौर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद रहा। और रजिया सुल्ताना के दौर में भी आ गया, ये रजिया सुल्ताना भी मर गई, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और अलाउद्दीन और मुइजुद्दीन बहराम शाह के दौर में भी मौजूद रहा। मुइजुद्दीन बहराम शाह मर गया, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और अलाउद्दीन मसूद के दौर में भी बतौर
सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रॉयल कोर्ट में मौजूद रहा। वो अलाउद्दीन मसूद भी मर गया, गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और नसीरुद्दीन महमूद के दौर में भी रॉयल कोर्ट में बतौर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद रहा। और अब के तरक्की करता करता वो शख्स जो बतौर बॉडीगार्ड आया था, स्लेव बना, एडमिनिस्ट्रेटर बना, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर बना, और नसीरुद्दीन महमूद के दौर में वो तरक्की करता करता सुल्तान का फादर इन लॉ बन गया, ससुर बन गया। वो नसीरुद्दीन महमूद भी मर गया, ये ससुर गयासुद्दीन बलबन जिंदा रहा, और 1266 में ये खुद सुल्तान बन गया, और 1266 से 1286 तक 20 साल ये रूल करता रहा। ठीक है, क्या करियर था इसका। हाँ जी, तरक्की देखे आप, भाई की तरक्की चेक करें, कहां से चला कहां पहुंचा। तो 1266 से 1286 तक 20 साल ये रूल करता है। इसका रूल जो है, इट इज कंसीडर्ड एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, इसलिए कि ही वाज अ वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर, ही वाज अ ग्रेट जनरल। इसके दौर में मंगोल्स ने इन्वेड किया, हर दफा इसने मंगोल्स को भगा दिया। इसके डाउनफॉल का सबब क्या बना? डाउनफॉल से पहले बता दूं कि इसने 40s की पावर को ब्रेक कर दिया। खुद भी तो 40s में सही था ना अमीर हमजा ये? जी सर, जी सर, बिल्कुल। इसने उनकी पावर को ब्रेक कर दिया। और मुस्तफा इमरान कहते हैं सर बलबन मैरिड डॉटर ऑफ नासिर। जी बिल्कुल बेटे, अभी तो कहा है, डॉटर ऑफ नासिर नहीं, बलबन की बेटी थी, और बलबन की बेटी की शादी की इसने सुल्तान नासिर से। ठीक है, यानी उसका ससुर बन गया था, सुल्तान का फादर इन लॉ बन गया। अच्छा जी, 40s की पावर को इसने ब्रेक कर दिया। 40s का एक लीडर था, उसका नाम था मलिक बक, BAQ, उसको कत्ल किया, उसकी बक बंद कर दी। उनका एक लीडर था शेर खान, वो KPK में रूलर बना बैठा था। 40s का एक बंदा था शेर खान। शेर खान इसका फर्स्ट कजन भी था बलबन का, इसने उसे भी कत्ल करा दिया। एक इसका 40s का बंदा था, उसका नाम था हैबत खान, वो स्टेट ऑफ अवध AUDH वहां पे रूलर बना बैठा था, इसने उसको भी कत्ल कराया, उसका सर कटवाया और शहर के दरवाजे पे लटका दिया ताकि उसकी हैबत खत्म हो जाए। एंड इन दिस मैनर गयासुद्दीन बलबन मैनेज टू ब्रेक द पावर ऑफ 40s, द फियर ऑफ 40s, वो खत्म कर दिया इसने। इसका डाउनफॉल ऐसे हो गया कि इसके दो बेटे थे, एक था बगरा खान, BAGHRA बगरा खान, और एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली। ये जो बेटा था मोहम्मद अली, ये बड़ा ओबीडियंट था, बड़ा बहादुर था, हर दफा मंगोल्स को इन्वेड जब वो करते थे ये बाहर के उनको भगाता था। जबकि दूसरा बेटा था बगरा खान, वो गुस्ताख था, बाप का लड़ता था, बाप से बड़ा बदतमीज लड़का था। उसने क्या किया, एक दफा अब्बे से लड़ा, गयासुद्दीन बलबन से। कौन? बगरा खान। और अपना 4-5 साल का बच्चा जिसका नाम था मुइजुद्दीन केकूबाद, उसने केकूबाद उठाया बच्चा और दादे के मुंह पे मारा गयासुद्दीन बलबन के, और कहने लगा संभालो ये बच्चा, मैं जा रहा हूं, मैं दूर जाके तुमसे रहूंगा। सो ही वेंट टू बंगाल, और बंगाल में जाके वो बंगाल का रूलर बन के बैठ गया। कौन? बगरा खान। और ये बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, तो इधर इसके पास बेटा जो रह गया उसका क्या नाम है? मुइजुद्दीन कैकबाद। वो तो बगरा खान का बेटा है ना, यानी वो तो ग्रैंड सन है, पोता है। अली सर, अली, मोहम्मद अली। ठीक है जी सर। 1285 में मोहम्मद अली मंगोल्स से लड़ता हुआ मारा गया, जिसकी वजह से ये ट्रॉमे में चला गया गयासुद्दीन बलबन। इसको बहुत दुख हुआ और ये बीमार हो गया, और इसने अपनी मदद के लिए अपने एक दोस्त को बुलाया जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज। इसने उसे बुलाया और कहा कि जलालुद्दीन फिरोज, आई एम सिक, बीमार हूं, कैन नॉट टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स प्रॉपरली, इसलिए आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है इनको हैंडल कीजिए, और आप, मैं जरा आराम करूंगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स पे तो नजर रखनी ही थी, उसने जलालुद्दीन फिरोज ने इस पे भी नजर रखी, गयासुद्दीन बलबन पे। और जो ही गयासुद्दीन बलबन फौत हुआ
1286 में। तो अब जलालुद्दीन फिरोज, जिसको उसने तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैंड ओवर किए हुए हैं, तो जलालुद्दीन फिरोज को क्या चाहिए? सुल्तान किसे बनाए वो? अमीर हमजा सर बनाना तो उसको अपने एयर को चाहिए, मतलब मोइज को बनाना चाहिए, बिकॉज दैट वाज द ओनली इमीडिएट एयर लेफ्ट। ग्रैंडसन तो छोटा सा काका पटाका है, उसे कैसे बना दें? बेटा जो जिंदा बैठा है बगरा खान, उसको ना बनाए? वो तो सर बंगाल चला गया ना। वो बंगाल चला गया तो मर तो नहीं गया ना, बंगाल चला गया। हक किसका बनता है? बेटे का हक बनता है। मतलब बेटा अगर ऑस्ट्रेलिया चला जाए, पीछे बाप मार जाए, तो जायदाद में हिस्सा नहीं बनता बेटे का? हाँ सर, देखिए मोहम्मद असलम मुगल लिखा है, वो डिसोबीडियंट था। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। यही प्ली ली किसने? जलालुद्दीन फिरोज ने। मुझे तो ये उस्मान असलम भी ना उसके साथ मिला हुआ लगता है जलालुद्दीन फिरोज के। जलालुद्दीन फिरोज ने कहा, लोगों, ये जो बच्चा है बगरा खान, जो लड़का है, ये बाप का गुस्ताख था, और तुम्हारे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मरते हुए मुझे वसीयत की थी कि इसको सुल्तान हरगिज मत बनाना। मेरे पोते को, काका पटाका छोटा सा मुइजुद्दीन केकूबाद, उसको सुल्तान बना देना। तो जनाब अली, इसलिए मैं मुइजुद्दीन केकूबाद को सुल्तान बनाने लगा हूं, छोटे से बच्चे को। अच्छा, उसने ऐसा क्यों किया जलालुद्दीन फिरोज ने? उसने ऐसा इसलिए किया कि अगर वो बगरा खान को सुल्तान बना देता, तो बगरा खान सुल्तान बनते ही पहला काम ये करता कि जलालुद्दीन फिरोज को कहता कि थैंक यू वेरी मच, जाओ अपना काम करो, फिर ये तो कभी सुल्तान ना बन सकता जलालुद्दीन फिरोज। तो उसने लोगों को बगरा के खिलाफ उकसाया और सुल्तान बना दिया छोटे से बच्चे को, केकूबाद को। यानी इनडायरेक्टली वो खुद ही सुल्तान बन गया ना। बात समझ आ गई आपको? जी सर। पावर्स उसने सारी अपने पास रखी, इनडायरेक्टली सुल्तान वो खुद ही बना पड़ा था जी। और बगरा खान बंगाल में रोता पिटता रह गया, छोटे से बच्चे केकूबाद को सुल्तान बना दिया जिसने। और फिर केकूबाद जरा बड़ा हो गया, वो ड्रंक रहता था हर वक्त, उसको जान के ड्रंक लगा, उसको शराब पे लगा के रखा, उसको हर वक्त जनाब उन्होंने, वो डिसिपेशन में पड़ा रहता था, शादियां करता रहता। और एक दिन उन्होंने उसको उठा के रिवर गेंजिस में फेंक दिया, पता नहीं गिर के मरा या मर के गिरा, वो मर गया। और जलालुद्दीन फिरोज डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान हियर, as he belonged to a small village in Afghanistan named as Khilij. So after that his name is Jalaluddin Firoz Khilji. ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। ये है जी स्लेव डायनेस्टी, 1206 से स्टार्ट हुई, 1290 में खत्म हुई। 84 इयर्स इसने गुजारे डायनेस्टी ने। आज हमने भी 84 इयर्स ये गुजारे। पहले हमने शहाबुद्दीन गौरी के टाइम भी देखा। अब इस पर लिंक क्या है कि जिस वक्त हमारे पे सवाल आता है कि राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव नोट ऑन एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट, तो भाई हमें यह पता होना चाहिए कि इस्लाम यहाँ पे कैसे आया है सब कॉन्टिनेंट में। कि सिंध और पंजाब में तो आया है मोहम्मद बिन कासिम से, केपीके और बलोचिस्तान में आया है सुल्तान महमूद गजनवी से, और बंगाल में आया है कुतुबुद्दीन ऐबक से। ये पड़ी होंगी चीजें तो पता होगा ना। तो इस सारी डायनेस्टी में से मैंने स्टार लगा के दिया आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। उसकी दो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। एक, ही was the first ever person who took Islam to the northeastern part of subcontinent, and second, he laid the foundation of Islamic State. The foundation of first Islamic State. नूरुल हुदा कहती है repeat the question। मैं क्वेश्चन आपको 1526 तक पहुंच जाऊं तो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। मैं आपको बोर्ड पे वो सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हेडिंग्स क्या क्या होनी चाहिए, और बीच में क्या लिखना है, और कितना लिखना है, और कैसे लिखना है, कितने टाइम में लिखना है, कितने पेजेस पे लिखना है। ठीक है, इस कमांड के साथ हम चलेंगे। बस ये याद रख लीजिए कि चीजों को याद करना नहीं है, याद रखना है। ठीक है जी, तो ये आपके पास पूरी मौजूद है। 1285 में मारा गया था जी वो मोहम्मद अली। सैयद अहमद पूछ रहे हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो किताब मैंने आपको कल लिखवाई थी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर सुल्तान खान साहब की, और साथ मैंने आपको वर्ल्ड टाइम्स की पाकिस्तान अफेयर्स उस्मानी साहब की लिखी हुई किताब बताई थी।
लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने कहा था 1526 तक के टाइम के लिए कि हमारे ये नोट्स ही काफ़ी हैं। सारा इमरान कह रही हैं कि जी सर काइंडली गिव ओवरव्यू, लाइट ऑफ थी हमारी रेंज से। अब मेरे बेटे 2 मिनट में सारे लेक्चर का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे इस पे मेरी बेटी, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इस पे बात ज़रूर कर लूँगा, ठीक है। बुक्स मानूर आकिफ कहती हैं दोनों खरीदनी चाहिए, दोनों ले लें, कोई ऐसी बात नहीं उसमें। टेन्योर ऑफ जलालुद्दीन पिलो प्लीज। जलालुद्दीन कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या पूछ रहे हैं भाई? अभी तो आया है यार, अहमद अली भी उसे आने तो दो, कल आएगा फिर मरेगा तो पता चलेगा कितना अर्सा रूल किया। ठीक है जी, बुक रिपीट कर दे। महक कहती हैं जी कि मैंने कहा जी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बाय डॉक्टर सुल्तान खान साहब, इसका लेटेस्ट एडिशन ले लिया भाई। और एक हमारी वर्ल्ड टाइम्स की छपी हुई है पाकिस्तान अफेयर्स, वो उस्मानी साहब ने लिखी है, ठीक है जनाब। तो करमदाद करमदाद रब्बानी, इकराम रब्बानी से कोई किताब यार। If one good book is covering the syllabus, do not run for many other books. अंग्रेज कहता है कि if one book is covering the syllabus, so it's good to have that. और वो अंग्रेज कहता है कि it's better to study one book 11 times instead of studying 11 books once. ठीक है, तो कोई अच्छी किताब ले लें। यकीन करें जो काम सर सैयद अहमद खान ने एक किताब में किए हुए, अमीर हमजा जी सर, दूसरी किताब में भी वही काम किया उन्होंने, ठीक है। ये नहीं कोई नया काम नहीं किसी किताब में आकर कर गए कि किसी किताब में कुछ लिखा हुआ सर सैयद के बारे में और किसी किताब में लिखा हुआ है कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था, कहाँ गया उसे ढूंढो, कोई ऐसी बात हरगिज नहीं है जी। So gentlemen, whatsoever we have tried to discuss today, repeat it, complete it and concrete it and never let it go to anybody else how simple it is। और सब कुछ क्या है? बेकार है बस। You people are precious, कितने? We're very very precious। So try to take very very good care of yourselves and try to become what the best possible sons or daughters of your parents। इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है, और अगर है भी कोई तो एटलीस्ट वो मुझे पता नहीं है। See you all next time, keep flying and enjoying it। Salman Kazmi signing off। Thank you very much।
Assalamu alaikum to everybody. Start हो गया? Assalamu alaikum to everybody. A very pleasant morning. Lahore is rainy today, and I hope that in some other cities too it is raining. Asan, thank you very much. Walaikum assalam. Maria beta, walaikum assalam. Usman, walaikum assalam. Momal, thank you. Well, I hope all of you are going to enjoy both your health and your CSS. जैसे कि मैंने कल कहा था कि एक पहला आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाना है पहले ही हफ्ते में, जब आप में से कुछ लोगों को लगना है मेरे बस की बात नहीं है, बड़ा मुश्किल है, नहीं मैं नहीं कर सकता, टाइम कम है, ये नहीं वो नहीं, तो इन चीजों को आपने ओवरकम करना है. ठीक है, जस्ट shake off these kind of thoughts out of your mind. These are the people like you who do it. Definitely they're not supposed to be the salt of the earth. आप जैसे ही लोग करते हैं और आप में से ही करेंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है, तो मीनवाइल अभी प्रीवियस जो हमने बातचीत की, जो कल हमने कंटेंट्स को डिस्कस किया, आपको उसका पेज सेंड कर दिया गया है. एक्नॉलेज कर दें, आपको वो पेज मिल गया है, और उससे रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हैं, वरना हम आगे चल रहे हैं. Anybody? So जहां से you have got, it means everybody has got that page basically. Any question on your part? Then I'm going to proceed on to Prezi writing, and I'm going to make a request to all of you. वो request ये होगी कि मैं आज Prezi और उसके contents को, उसके rules को discuss करने लगा हूँ. ठीक है, इस दौरान कोशिश कीजिए आप क्वेश्चन ना पूछें. हो सकता है जो कि 98% चांस है कि आपके ज़हन में Prezi से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं खुद ही उनको आंसर कर चुका हूंगा. ठीक है, इंशाल्लाह ताला. तो एट द एंड ऑफ दीज पॉइंट्स, हर एक कंटेंट को करने के बाद मेरा स्टाइल ये है, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स लेता हूं, ये नहीं कि एट द एंड ऑफ लेक्चर. ठीक है, गॉट द आइडिया? तो ये नहीं कि एट द एंड ऑफ लेक्चर